नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान की खबरों की ओर रुख करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जहां उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि हाथ में लिए गए विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि काम को पूरा होते देखकर सुखद एहसास होता है और जोधपुर शहर के विकास की 20-25 साल पहले की गई कल्पना साकार होती नजर आ रही है। गहलोत ने आज जायजा लेने के बाद बातचीत में कहा है कि विकास कार्यों का जयपुर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। समय पर कार्य पूरा होने के लिए कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। बस स्टैंड और पावटा अस्पताल के विस्तार की कल्पना बरसों पहले की गई थी। लगता है कि कल्पना अब साकार होने जा रही है। बता दें कि किसान भवन खाली नहीं होने के कारण अस्पताल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। अब किसान भवन खाली होने से 300 बेड की क्षमता का अस्पताल तैयार हो जाएगा। गांव से आने वाले लोगों को बस स्टैंड पर उतरते ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही जोधपुर में दूसरे मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर अस्पताल बहुत उपयोगी साबित होगा। गहलोत ने यह भी कहा कि शहर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सुविधाओं का निर्माण भी तेजी से होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के बारे में केंद्रीय मंत्री गडकरी से बात की है। गडकरी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया और डीपीआर तैयार होने के बाद एक बार फिर से बात होगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल है और कई जगह चुनौतियां भी हैं। और प्रदेश में बिजली राजस्थान सीमा मुख्यालय पर आयोजित किए गए पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सलामी ली है। इस भव्य समारोह में 404 जवान देश की अग्रिम रक्षा पंक्ति बीएसएफ में शामिल हुए और इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा है कि बीएसएफ अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रही है। सामाजिक सरोकार के साथ ही देश में सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों में देशभक्ति की भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही बीएसएफ की राजस्थान सीमा मुख्यालय के जोधपुर स्थित चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में आज बेंच संख्या 241-242 के 404 नवनिरीक्षकों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और बीएसएफ में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा है कि बीएसएफ सीमांत क्षेत्र के नागरिकों के सुख दुख में हमेशा अपनी भागीदारी निभाती रही है। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से देशभक्ति की भावना को बढ़ाने की अहम भूमिका निभाई। सामाजिक सरोकार में बीएसएफ हमेशा अग्रणी रही है। खुशी की बात यह रही कि बीएसएफ में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और देश की सीमा पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। और राजस्थान में महिलाओं से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक के बेटे पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। राजस्थान के दौसा जिले में मंडावर पुलिस थाने में अलवर जिले के राजगढ़ विधानसभा के विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि 15 साल की नाबालिग कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को जिले के रेणी इलाके से अगवा किया गया और इसके बाद मंडावर पुलिस थाना क्षेत्र के महुआ मंडावर रोड स्थित समलेटी पैलेस होटल लेकर पहुंचे थे। इस होटल में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी आरोपी हैवानियत से जब नहीं रुके तो मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि तीनों आरोपी कई बार दबाव देकर पीड़िता को इस होटल में लेकर आए हैं और बार बार गैंगरेप की वारदातों को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि विधायक के बेटे समेत 3 आरोपियों ने पीड़िता की वीडियो भी बनाई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने पीड़िता को धमकाने के लिए वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता से ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए और जेवरात हड़पने का भी आरोप लगाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में मंडावर थाने में पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत विधायक के बेटे दीपक मीणा, विवेक शर्मा और नेतराम समलेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच महवा डीएसपी ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा ने अपने पुत्र पर लगाए गए सभी आरोपों के बारे में बताया कि मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे। ये बिल्कुल झूठ है और ये मामला झूठा है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, तो बहुत शर्मनाक बात है जब उनकी कांग्रेस के विधायक के बेटे पर इस तरह का अपराध का मामला दर्ज हुआ है और देश में कानून का राज तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि गुंडा राज हो गया है, मां बहनों की बद्दुआ लगेगी तो क्या होगा आप भी जानते हैं। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर एक बार चर्चाओं में हैं। हाल ही में राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी से 3 साल बाद 1-to-1 मुलाकात की।
इसके बाद अब राज्य ने बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की है और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से राज्य लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। वो पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उत्तराखंड और यूपी के सीएम के शपथ कार्यक्रम में भी वो शामिल हुई। राज्य की पीएम से मुलाकात की राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा है। माना यह जा रहा है कि राज्य की चर्चा का ताल्लुक राजस्थान में अगले चुनाव से पहले अपनी भूमिका की तलाश को लेकर है। 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही अलग थलग रही राज्य पिछले 3 महीने से जनसंपर्क अभियान में जुटी है। जनता से लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोली जा रही है। बता दें कि राज्य का एक अभियान है जनता और अपने समर्थक नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। इस अभियान की कड़ी में राज्य ने सबसे पहले देवदर्शन यात्रा की और कोरोना काल में दिवंगत हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर जाकर शोक व्यक्त करने का भी जनसंपर्क का जरिया बनाया। मेवाड़ से लेकर ढूंढाड़ और हड़ौती में मंदिर दर्शन के जरिए अपनी टीम को राज्य ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया। आम लोगों के बीच अपनी छवि को भी टटोल लिया है। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि अब राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता संपर्क में हैं। हमने चुनावी राज्य में भी ध्यान रखा है कि छवि से कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी छवि वाले लोग चाहे वो किसी भी दल के हों, उनका आप में स्वागत है। बता दें कि संगठन निर्माण की प्रक्रिया में कई पार्टियों के नेता इस कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं और इसी के साथ ही इस सामने आया है कि कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा आप में शामिल होने को संपर्क में है। इस पर कहना अभी जल्दबाजी होगा। पुरानों की जगह नए नए चेहरों को लेने से क्या फायदा। आपको बता दें कि पुराने नेताओं की तरह नए चेहरों पर कोई बैगेज नहीं होता। राजस्थान में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। संजय सिंह ने आगे शनिवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राजस्थान आपकी प्राथमिकता में है और हर बूथ तक कार्यकर्ता तैयार होंगे। मैं प्रभारी के तौर पर राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिहाज से प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाया, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मैं यूपी की जिम्मेदारी संभालूंगा। बता दें कि संजय सिंह ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पर दिखाने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर का सच पूरे देश को देखना चाहिए। आप YouTube पर कश्मीर फाइल्स पर डाल दीजिए, लोग फ्री में ही देख सकेंगे। सरकार के पास दूरदर्शन है। कोरोना काल में दूरदर्शन पर रामायण दिखाई जा रही थी, अब उसी तरह कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पर दिखाइए। हफ्ते भर में 3 बार दिखाइए ताकि पूरा देश इस फिल्म को फ्री में देख सके। और वहीं चूरू सांसद राहुल कस्बा चंदन के चुतेरे जांगिड़ परिवार के घर पहुंचे, जहां सांसद ने जांगिड़ परिवार के विभिन्न कलाकारों की ओर से चंदन की लकड़ी पर बारीकी से बनाई गई कलाकृतियों को देखा तो अचरज में पड़ गए। कस्बा ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम को एक कृष्ण मोर पंख भेंट किए थे और मुझे पता चला कि कृष्ण मोर पंखी चूरू के कलाकार की बनाई हुई थी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे जिले में इतने बेहतरीन कलाकार हैं। सांसद ने आगे ये भी कहा कि आज पवन जांगिड़ से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने उनको इस बात की बधाई भी दी और कस्बा ने बताया है कि इस परिवार चौथी पीढ़ी चंदन की लकड़ी पर कलाकारी का काम कर रहा है। इस परिवार के हर कलाकार के पास राष्ट्रपति अवार्ड है और मैंने इस परिवार के लोगों को दिल्ली आने का भी निमंत्रण दिया। वहां उनकी मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट को कैसे इस कला को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का क्या कर सकते हैं, ये भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि सांसद कस्बा ने यह भी कहा कि रेल मंत्री ने जब रेल बजट पेश किया था तो उसमें एक स्टेशन और एक प्रोडक्ट की बात कही थी और हम सोचते हैं कि पूरे जिले में हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम है, इसीलिए क्यों ना हम एक स्टेशन और एक प्रोडक्ट के रूप में हैंडीक्राफ्ट को आगे ले जाएं। मैं रेल मंत्री से भी इस बारे में गंभीरता से बात करूंगा। तो राजस्थान में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से हीट वेव यानी गर्मी की लहर का प्रकोप शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में कई जगहों पर लू चलने की चेतावनी जारी है। जयपुर में मौसम केंद्र के मुताबिक आगामी दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ ही दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना भी है। यही नहीं बल्कि 28 और 29 मार्च को राजस्थान में उत्तरी भागों में धूल भरी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके साथ ही रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी है।
साथ ही इसी बीच अब रविवार को पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे पूर्व की ओर से इस हवाओं का बढ़ने का अनुमान है। और आपको बता दें कि इससे पहले राज्य के बांसवाड़ा में शनिवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार को कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इनमें बाड़मेर में 41.8 डिग्री, डूंगरपुर में 41.3 डिग्री, जालौर में 41.1 डिग्री, फलौदा में 40.8 डिग्री, सिरोही में 40.3 डिग्री और बीकानेर में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो वहीं राजस्थान की सीमा मुख्यालय पर आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलामी ली है। इस भव्य समारोह में 404 जवान देश की अग्रिम रक्षा पंक्ति बीएसएफ में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीएसएफ अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रही है। सामाजिक सरोकार के साथ ही देश के सीमावर्ती क्षेत्र में नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना विकसित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। बीएसएफ के राजस्थान सीमा मुख्यालय के जोधपुर स्थित चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में आज बेंच संख्या 241-242 के 404 नवरक्षकों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और बीएसएफ में शामिल हो गए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा है कि बीएसएफ सीमांत क्षेत्र में नागरिकों के सुख दुख में हमेशा अपनी भागीदारी निभाती रही है। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाई है। सामाजिक सरोकार में बीएसएफ हमेशा ही अग्रणी रही है। खुशी की बात यह रही कि बीएसएफ में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और देश की सीमा पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। बता दें कि 44 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद अब जवानों को हथियार चलाने से लेकर आतंकवाद से लड़ने और विषम चुनौतियों से जूझने और कानूनी प्रक्रिया सिखाई जाती है। ऐसे में ही दीक्षित कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ ने जवानों को मार्गदर्शन किया। साथ ही इस ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ जवानों को सीएम गहलोत ने पदक प्रदान कर सम्मानित किया है। इनमें नव आरक्षक अभिषेक कुमार और नव आरक्षक आनंद कुमार, नव आरक्षक दीपक कुमार साहा बेस्ट ग्रीन और नव आरक्षक सुनील कुमार बेस्ट एंड यूरेनस और नव आरक्षक मनीष कुमार बेस्ट नवरक्षक राजीव कुमार रोशन स्थान पर रहे। दीक्षांत परेड समारोह में शस्त्र कला और शारीरिक कला का प्रदर्शन भी दिखाया गया। साथ ही शस्त्र और फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तो वहीं अलवर जिले के एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक पर स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। ये मामला सामने आया जहां पर कंप्यूटर अनुदेशक को निजी संस्था के माध्यम से स्कूल में लगाया हुआ था, जहां पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप कर धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल में निजी संस्था की ओर से लगाए गए कंप्यूटर अनुदेशक स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को बहला फुसलाकर पहले अपने घर बुलाता था और फिर उनके साथ यौन शोषण करता है। पिछले दिनों कक्षा अध्यापिका की ओर से भी परिजनों को बालिकाओं के अनुपस्थित होने की सूचना देने पर इस घटना का पता चला। परिजनों ने 2 दिन पहले बालिकाओं के रास्ते से लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 6 घंटे बाद बालिकाओं को बरामद किया और उनसे पूछताछ की, जिसमें बच्चियों ने पुलिस के सामने पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी कंप्यूटर अनुदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को आरोपी की न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। और आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च यानी कि शनिवार से हो चुका है और यहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 8-10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। आईपीएल में इस सीजन में गुजरात और लखनऊ में भी जो टीमें हैं, नई टीमों की यहां पर शामिल हुई हैं ये टीमें। और आइए एक नजर डालते हैं उन चीजों पर जो इस आईपीएल को पहले से ज्यादा बड़ा और शानदार बनाएगा। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है।
तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वरीयता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।